सुशीला नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। जब वो 2 साल की थी तभी कुछ बड़ी बीमारी के कारण उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और तभी से सुशीला की माँ मीरा नौकरी कर अपनी बेटी का ख्याल रखती थी। सुशीला बड़ी ही सीधी सादी लड़की थी। आज वो 14 साल की पूरी हो चुकी थी। उसका जन्मदिन था तो मीरा सुशीला के बर्थडे का केक और बच्चों के लिए कुछ खाना लेने के लिए बाहर जाती है। जाते जाते वो सुशीला से, सुशीला बेटी मैं थोड़ी ही देर में वापस आती हूँ, तब तक उस टेबल पर तुम्हारा गिफ्ट रखा है, उसे खोलकर देखो तुम और जल्दी से तैयार हो जाना। मैं आने के बाद हम दोनों मिलकर केक काटेंगे। अरे वाह, माँ तो मेरे लिए सरप्राइज लेकर आई है, मैं अभी देखती हूँ। मीरा हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब वो घर से निकलती है तो उसे क्या पता था कि आखिर सुशीला की जिंदगी में क्या लिखा है। मीरा हंसते हुए तो निकलती है लेकिन कभी वापस नहीं आ पाती। एक बेधुन होकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर के गाड़ी से रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। दूसरी ओर सुशीला तैयार हो जाती है और अपनी माँ की राह देखते देखते, अरे ये माँ अभी तक क्यों नहीं आई? मेरे साथ साथ मेरे सारे दोस्त भी माँ की राह देख रहे हैं, कहाँ रह गई ये? अब रात हो चुकी थी तो सुशीला के सारे दोस्त घर चले जाते हैं और सुशीला अपनी माँ की राह देखते देखते वैसे ही भूखी प्यासी सो जाती है। सुबह उठते ही उसे सारी बात पता चलती है। वो बहुत मायूस हो जाती है। तभी उसकी चाची रमा उसके चाचा राघव से, अब इस कलमुही को हमें ही पोसना पड़ेगा, इतनी महंगाई में कैसे होगा हमारा? अरे रमा, क्यों चिंता करती हो? भैया भाभी ने जो कमाया है वो उसकी शादी तक। हाँ, मैं ही गलत हूँ। उन्होंने खजाना कमा कर रखा है ना उनकी लाडली के लिए। एक तो उसे हॉस्टल या फिर अनाथ आश्रम में डाल दो आप। हाँ नहीं तो। तभी रमा और राघव की सारी बातें उनकी बेटी श्यामा सुन रही थी। अब राघव रमा की बातें सुनकर गुस्से में बाहर चला जाता है। बाहर जाते ही श्यामा अपनी माँ से, अरे माँ, ये क्या कर रही हो तुम? कब से तो पापा के पीछे लगी हो, एक काम वाली लगाओ, एक काम वाली लगाओ, मेरी कमर टूट रही है काम करते करते। अब आपके सामने इतनी अच्छी नौकरानी है, क्यों भूल रही हो आप? क्या? ये तुम क्या कह रही हो? अच्छा, तो तुम सुशीला की बात कर रही हो? हाँ माँ, जरा सोच कर देखो, हम उससे घर के सारे काम करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, घर के साथ साथ उसके पैसों पर भी मजा कर सकते हैं माँ। अरे वाह 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 श्यामा, तू तो बड़ी होशियार बन गई है। बड़ी हो गई है मेरी बच्ची, आखिर माँ पर ही गई है मेरी बेटी। श्यामा और रमा जोर जोर से हंसने लगती है। अब राघव घर आते ही रमा राघव से, सुनिए जी, आप सुशीला को लेकर नहीं आए? सुशीला को यहाँ लाने के लिए क्या तुम सच में मान गई हो? हाँ, मैं तो शैतान ही हूँ ना। अरे नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना था। अब राघव खुशी खुशी जाकर अपने भाई के बेटी को अपने घर लेकर आता है। दूसरे दिन सुबह उठते ही रमा सुशीला से, अरे ओ करमजली, अब क्या सोती ही रहेगी क्या? उठ, घर के सारे काम करने हैं। क्या तेरे माँ बाप आएंगे क्या? सुशीला हड़बड़ाकर उठती है और अपने चाची से, चाची, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? गलती हुई है क्या? अरे फोकट का खाना नहीं मिलेगा यहाँ, काम करना होगा काम, समझी? आज के बाद घर के सारे बर्तन मांजना, खाना बनाना, कपड़े धोना, आटा पीसना, सभी काम तुम्हें ही करने होंगे। लेकिन चाची, और एक बात, मुझसे या मेरी बेटी श्यामा से अगर तूने जबान लड़ाई तो तेरी जबान खींच लूंगी, समझी? अब रमा और श्यामा दूसरे कमरे में चले जाते हैं। उस दिन से रमा और श्यामा दोनों मिलकर सुशीला को बहुत परेशान करने लगी। दिन भर काम करने के साथ साथ वो रात को भी आटा बनाने का काम देती है और इसी कारण उसे माँ की बड़ी याद आती है। तो रात के समय वो अपने सारे काम खत्म कर उसकी माँ ने जो जन्मदिन पर उसे ड्रेस दी थी वो निकालती है और वो ड्रेस देखती है
सुशीला अपने चाचा की बात मानकर उस ड्रेस को संभाल कर एक जगह छुपा कर रख देती है। दूसरे दिन फिर से सुशीला के काम खत्म होते ही चाची रात के समय सुशीला को श्यामा की ड्रेस पर कढ़ाई करने का काम दे देती है। तो उसे देख सुशीला, अरे यार, दिन भर काम करने पर भी चाची मुझे रात के समय भी इतना सारा काम दे देती है कि रात में ठीक से सो भी नहीं पाती। जाने दो, ये तो हर रोज का है। आज तो मैं अपनी माँ ने दी हुई ड्रेस पहनकर देखती हूँ। बहुत वक्त बीत चुका है, मैंने उसे देखा ही नहीं। सुशीला ड्रेस पहनकर बेहद खूबसूरत दिख रही थी। वो अपनी माँ की प्यारी प्यारी यादों में खोई हुई थी कि तभी चाची ने दिया काम अपने आप हो जाता है। तो सुधा उसे देख बहुत खुश हो जाती है। अब वो रात को आराम से सो जाती है। सुबह सुबह चाची, अरे ओ महारानी उठ जा, घर के सारे काम रास्ता देख रहे हैं तेरा। और रात को तुझे श्यामा का कुर्ता दिया था ना मैंने कढ़ाई करने के लिए, किया कि नहीं वो? हाँ हाँ चाची, हो गया है, ये देखिए। चाची ड्रेस को देखकर चौंक जाती है। अब रमा हर रोज सुशीला को कोई ना कोई काम देने लगी ताकि वो रात भर सो ही ना पाए और वो जल्द से जल्द ये घर छोड़कर भाग जाए ताकि उसकी सारी प्रॉपर्टी उन्हें मिल जाए। लेकिन सुशीला हर रोज रात के समय अपनी माँ की हीरे मोतियों से जड़ी ड्रेस पहनती और सारे काम अपने आप हो जाते थे। अब एक दिन श्यामा अपनी माँ से, माँ, क्या आपको नहीं लगता कि सुशीला की कोई मदद कर रहा है? क्योंकि आप उसे इतना काम देते हो कि पूरे रात भर में भी वो ना हो सके, लेकिन फिर भी वो कर लेती है। इतना ही नहीं, आजकल तो वो बड़ी खुश रहने लगी है। माँ, आपने उसकी पढ़ाई बंद करवाई, फिर भी उसने बाजू वाली राधा से एक बुक ली और दोपहर के समय किचन में बैठकर पढ़ रही थी वो। क्या? ये तू क्या बात कर रही है? हाँ नहीं तो सच्ची तो बोल रही हूँ मैं। दाल में जरूर कुछ न कुछ काला है माँ। अब रमा और श्यामा दोनों मिलकर सुशीला पर नजर रखे थे। दिन हो या रात का समय, दोनों आंख में तेल डालकर सुशीला पर नजर रखे थे। हर रोज की तरह सभी सो गए होंगे, ये सोच सुशीला वो जादुई ड्रेस पहन लेती है और उसके सारे काम झट से हो जाते हैं। तो उसे देख रमा, अच्छा तो ये बात है। रमा और श्यामा दोनों भागते हुए सुशीला के पास जाकर उसे पकड़ने लगते हैं। लेकिन सुशीला को हाथ लगाते ही रमा और श्यामा के हाथ मानो पूरी तरह से जल जाते हैं। तो श्यामा, माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ, मुझसे तो बिल्कुल भी सहा नहीं जा रहा है माँ। अरे मुझसे भी तकलीफ सह नहीं जा रही, क्या करूँ? चल जल्दी से यहाँ से चल ताकि हम ठंडे पानी में हाथ डाल सके, चल जल्दी। अब रमा और श्यामा घबराकर पानी का नल शुरू कर देते हैं, लेकिन आज उसमें से ठंडा पानी ना निकलकर गर्मा गर्म पानी ही बाहर आता है। ये देख रमा और श्यामा और भी ज्यादा घबरा जाती है और वो सुशीला से, सुशीला हमें माफ कर दो सुशीला, आज के बाद हम तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगे, तुम्हारी हर बात मानेंगे, लेकिन प्लीज प्लीज हमें इस मुसीबत से बाहर निकालो सुशीला। उस दिन के बाद रमा या श्यामा दोनों इतनी घबराई हुई थी कि अगर सुशीला उनकी ओर देखे भी तो वो डर के मारे सारे काम कर देती थी। अब रमा ने सुशीला का कॉलेज में भी एडमिशन करवाया और उस दिन से सुशीला और उसके चाचा जी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। बहुत समय पहले की बात है। मुकेश नाम का एक मोची था। वो अपनी पत्नी लीना और एक बेटी सपना के साथ रहता था। लीना लोगों के घर के बर्तन मांजने का काम करती थी। उनके घर के पास में ही उमा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था, तो मुकेश और लीना ही उसका ख्याल रखा करते थे। उमा जॉब पर थी तो उसे अब पेंशन थी, उसी में उसका गुजारा अच्छे से हो जाता था। एक दिन मुकेश जल्द ही घर आता है और सो जाता है। लीना घर आकर देखती है तो मुकेश सोया हुआ था। लीना उसे उठाने जाती है तो मुकेश बुखार से तप रहा था। वो उसे सरकारी अस्पताल में लेकर गई, लेकिन उपचार के दौरान ही मुकेश इस दुनिया से चल बसे। अब वो और उसकी बेटी सपना दोनों ही घर में रहने लगे। उमा भी उनके साथ रहने आ गई। लीना और सपना उमा का अच्छे से ख्याल रखते थे। दिन गुजरते गए। सपना अब बड़ी हो चुकी थी। लीना काम पर जाती तो सपना घर के सारे काम करती और साथ ही उमा का ख्याल भी रखा करती थी। बेटा, मुझे लगता है अब मेरा समय पास आ गया है। अपना और अपनी माँ का ख्याल रखना। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। सपना, इस घर में एक पुराना
बोलते बोलते ही उमा की सांस थम जाती है। सपना को उमा की कोई बात समझ में नहीं आती। उमा के जाने के बाद लीना और सपना दोनों मिलकर उसका अंतिम संस्कार करवाते हैं। अब वो दोनों बहुत ही दुखी थी। पहले मुकेश और अब उमा भी उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चल बसी थी। अब लीना सपना की शादी के बारे में सोचने लगी। लीना गरीब तो थी, लेकिन उसकी बेटी सुंदर के साथ साथ पढ़ी लिखी भी थी, तो सपना के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे थे। लेकिन पैसों पर बात आकर फिसल जाती थी। अब लीना मन ही मन, सपना की शादी की उम्र हो चुकी है, उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते भी आने लगे हैं, लेकिन हम गरीब हैं, तो अमीर लोग हमसे रिश्ता नहीं करना चाहते। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सपना अपनी माँ को सोच में पड़ा देख, माँ क्या सोच रही है आप? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी शादी की बात सोच सोच कर दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया है। अमीर लड़कों के रिश्ते तो आते हैं, लेकिन सारी बातें पैसों पर आकर रुक जाती है। माँ तो ऐसे मत सोच, मुझे कोई अमीर लड़का नहीं चाहिए। लड़का सिर्फ पढ़ा लिखा हो और मेहनती हो तो भी चलेगा। जिंदगी बहुत बड़ी है माँ, उसमें मेहनत करो तो जिंदगी जीने इतने पैसे तो कमा ही सकते हैं ना माँ। अपने पास इतने पैसे नहीं है कि हम अच्छे से शादी कर पाए। हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारे पापा की इच्छा थी कि हम दोनों मिलकर तुम्हारी शादी अच्छे से करेंगे। अब तुम्हारे पापा तो नहीं रहे, लेकिन मैं तुम्हारी शादी बहुत अच्छे से करवाऊंगी और जरूर करवाऊंगी। अब दिवाली आने वाली थी, तो सपना ने घर की सारी साफ सफाई करना शुरू कर दी। सफाई करते समय उसे अलमारी के ऊपर कोने में उमा का कुछ सामान रखा था, जिसमें एक पुराना बक्सा मिलता है। सपना उस बक्से को निकालकर उसे खोलने लगती है, तो उसमें एक छोटी सी संदूक थी। उसे खोलते खोलते सपना मन ही मन, शायद उमा दादी इस संदूक के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहती थी, लेकिन ये संदूक खुल क्यों नहीं रहा? इसमें ऐसा क्या हो सकता है? सपना सोच में पड़ जाती है। वो कुछ सोच ही रही थी, तभी लीना अपने काम खत्म कर घर आ जाती है। वो सपना से, सपना ये क्या है बेटा? ये संदूक तुम्हें कहाँ से मिला और इसमें क्या है? माँ ये संदूक मुझे अलमारी के ऊपर साफ सफाई करते वक्त मिला। उमा दादी के सामान के पास था, लेकिन ये खुल ही नहीं रहा। न जाने कैसे खुलता है ये। दोनों सोच ही रहे थे कि अचानक से संदूक अपने आप खुल गई। संदूक के अंदर चमचमाती सोने की साड़ी थी। उस साड़ी को देख सपना और लीना की आंखें चमक उठी। वो चौंक गई। उन्हें कुछ समझ में आए तभी एक आवाज आती है, मैं एक जादुई सोने की साड़ी हूँ। तुम मुझसे जो भी चीज मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगी। उसका उपयोग लोगों की भलाई के लिए करना। लालच में आएंगे तो इसका सारा जादू खत्म हो जाएगा। आपकी जो भी तकलीफ हो मुझे बताइए, मैं उसे दूर कर सकती हूँ। अब सपना और लीना एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनका नसीब अब पलट चुका था। वो दोनों ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। सपना जो भी चीज उस सोने की साड़ी से मांगती वो उन्हें तुरंत ही मिल जाती थी। धीरे धीरे लीना और सपना के सारे दुख दूर हो जाते हैं। अब उन्होंने रहने के लिए एक नया अच्छा घर बनाया। सपना के लिए अमीर लोगों के रिश्ते आने लगे थे। जादुई सोने की साड़ी आने के कारण हमारी सारी मुश्किलें आसान हो गई है। अब मेरी मन की इच्छा भी पूरी होगी। मैं सपना के लिए अच्छा सा लड़का देखूंगी। कुछ ही दिनों में अच्छा सा लड़का देखकर लीना ने सपना की शादी करवा दी। प्रथम एक सच्चा, मेहनती और ईमानदार लड़का था। शादी के 2-3 साल बीत जाने के बाद सपना ने प्रथम को सारी बातें बता दी। ये सुनकर प्रथम, अरे सपना, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तो इससे बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं। अब भगवान की कृपा से हमारे पास कुछ भी कमी नहीं है। इस जादुई सोने की साड़ी से हमें जो भी मिलेगा हम सब गरीबों में बांट देंगे। इतना ही क्यों ना, हम उसके साथ साथ अनाथ बच्चों के लिए ऐसा आश्रम भी बनवा सकते हैं जहां उन्हें अपने माँ पिता की कोई कमी न हो। प्रथम की बातें सुनकर सपना और लीना की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, हमने गरीबी के दिन देखे हैं, तो वक्त की रोटी कमाने के लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता। मेरे पिताजी की जान भी इसी कारण गई है, और अगर हमारे कारण कोई 2 वक्त की रोटी खा सके, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। उसके बाद से सपना जो कुछ भी जादुई साड़ी से मांगती वो सब कुछ जरूरतमंद में दे दिया करते थे। लीना, सपना, सपना के सास ससुर और प्रथम हंसी खुशी एक ही घर में एक ही साथ रहने लगे। सपना के सारे सपने पूरे हो चुके थे। उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रम बनवाया
और उसमें उनके खाने से लेकर पढ़ाई तक की सारी जिम्मेदारियां प्रथम और सपना ने अपने ऊपर उठा ली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अचानक से सब कुछ मिल जाने के बाद भी हमें हमारे गुजरे दिन याद रखने चाहिए, क्योंकि इंसान के पास जब पैसा आता है तो वो पूरी तरह से घमंड से भर जाता है। अगर हम परिस्थिति की जागरूकता रखें तो हम बहुत ही खुश रह सकते हैं। मदनपुर नाम के गांव में सूरज नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। सूरज को मदन नाम का एक बेटा था, जो कि बहुत ही आलसी और निकम्मा इंसान था। वो हर रोज खेतों में जाता और आराम से सो जाता। अगर कोई उससे कुछ पूछे तो वो जवाब भी नहीं देता था। तो एक दिन सूरज अपनी पत्नी से, भूमि, हमारा बेटा दिन ब दिन बहुत ही आलसी और निकम्मा होता जा रहा है। पता नहीं कब सुधरेगा। हाँ जी, मुझे भी उसकी बड़ी चिंता लगी रहती है। अब एक दिन उनके घर में सूरज का बड़ा भाई रघुवीर आता है और सूरज से, सूरज, कैसे हो भाई? अच्छा हो भाई साहब, आप कैसे हो और कैसे आना किया? सूरज, तू तो जानता है कि मेरा बेटा शहर में जॉब पर लग चुका है और अब मुझे कोई काम भी नहीं होता। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना अपनी भैंस को बेच दूं। अगर तुम्हारी नजर में कोई ऐसा हो जो भैंस खरीदना चाहता हो तो मुझे बताना। जी जरूर भाई साहब। रघुवीर के वहां से जाते ही सूरज मन ही मन, क्यों ना भाई साहब से मैं ही भैंस खरीद लूं ताकि मेरा निकम्मा बेटा कुछ कर सके। सूरज अपने मन की बात भूमि को बताता है और रघुवीर से उसकी भैंस को खरीद लेता है। सूरज के बार बार बोलने पर मदन भैंस का दूध निकालकर शाम के समय गांव में ही बेचने लगा। साथ ही मयूर नाम के एक इंसान की गांव के बाहर हाईवे पर चाय की दुकान थी, जहां मदन सुबह दूध बेचकर आता था। लोग भी उसके भैंस के दूध की प्रशंसा करते। अब धीरे धीरे उसके पास पैसे आने लगे तो उसके मन में लालच आने लगा। एक दिन वो मन ही मन, क्यों ना मैं दूध में थोड़ा पानी डाल दूं ताकि मुझे और पैसे मिल सके। दूसरे ही दिन से मदन दूध में पानी डालने लगा। अब वो हाईवे पर 2-3 ढाबों पर दूध बेचने लगा। महीना 2 महीना गुजर जाने के बाद मदन अपने दूध में पानी की मात्रा को बढ़ाने लगा। तो एक दिन गांव की एक औरत, मदन भैया, आजकल आप कुछ दूध अच्छा नहीं देते, क्या बात है? कहीं आप दूध में पानी तो नहीं मिलाने लगे? अरे नहीं भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी और की तो कोई कंप्लेंट नहीं आई। अब मदन ने कुछ और ज्यादा भैंस खरीद ली, लेकिन उसमें दूध कम, पानी ज्यादा होता था। दिन ब दिन उसका लालच इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने किसी की शिकायत ना आए, इसीलिए दूध में मिलावट करना शुरू कर दिया ताकि दूध पर आने वाली मलाई अच्छी आए और लोग मदन जो भाव बोले वो दे सके। अब धीरे धीरे लोग बीमार पड़ने लगे और बीमारी का कारण डॉक्टर ने दूध बताया। तो सरपंच जी, मदन, मदन जी कहिए सरपंच जी। मदन, आखिर तुम दूध में ऐसा क्या मिलाते हो कि गांव में सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं? सरपंच जी, ये क्या बात कर रहे हैं आप? पानी से भी तो लोग बीमार पड़ सकते हैं। मेरे दूध में तो कोई मिलावट नहीं है। जैसे ही मदन ने मिलावट शब्द का इस्तेमाल किया कि तभी सरपंच जी मन ही मन, अरे ये मदन मिलावट का नाम ले रहा है। मैंने तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं। कहीं ये मिलावट तो नहीं कर रहा अपने दूध में? अब जैसे ही मदन गांव में घर घर जाकर दूध डालकर घर आता है तो सरपंच जी वो सारा दूध इकट्ठा कर शहर में टेस्ट के लिए भेज देते हैं। 2-3 दिनों से सरपंच जी सिर्फ और सिर्फ उसी पर नजर रखे हुए थे, लेकिन मदन को ये बात पता ही नहीं थी। वो सुबह उठता, भैंस का दूध निकालता और उसमें मिलावट कर पानी मिला देता और गांव में घर घर जाकर बेच आता और आराम से अपने खेतों में सो जाता था। अब जैसे ही शहर से दूध टेस्ट का रिजल्ट आया तो सरपंच जी कुछ करे उससे पहले ही गांव में पुलिस आ जाती है और मदन के खेत में जो घर था वहां जाकर उससे, मदन, मदन, क्या क्या बात है सर? और आप मदन को क्यों आवाज लगा रहे हो? आपके बेटे ने दूध में की मिलावट के कारण एक की मौत होते होते वो बच गया। उसे हमारे साथ चलना ही होगा। पुलिस की बात सुनते ही मदन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़ ही लेते हैं और गांव वाले उसकी अच्छे से पिटाई करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच करना अपने आप के पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना।
गांव में तो सब जगह अकाल की परिस्थिति हो गई है। लगता नहीं कि अब इस गांव में ज्यादा दिन रुकना उचित होगा। काम के लिए बाहर गांव तो जाना ही पड़ेगा। भूषण काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वह विजयपुर गांव में आ जाता है। वहां उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था। चलते चलते वह एक अमीर किसान जगत सेठ के पास आ पहुंचता है। सेठ जी, मैं भूषण दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल की परिस्थिति हो गई है। लोगों के खेत सूखे पड़े हैं। गांव में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके पास कुछ काम मिल जाएगा तो बहुत कृपा होगी बड़े भाई। अरे रे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खस्ता हो गई है। ठीक है, वैसे मेरे पास एक काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम वो कर पाओगे। सेठ जी, आप चिंता ना करें। मुझे आप कोई भी काम दे सकते हैं। मैं वो काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। अच्छा ठीक है भूषण, तो कान खोल कर सुन लो। मेरे पास 50 गायें और 50 भैंसे हैं। तुम्हें हर रोज इन जानवरों का गोबर निकालना होगा और रोज सुबह शाम उन्हें चारा पानी देना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें इस काम के लिए 200 रुपए मिलेंगे और हाँ, 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। बोलो, क्या तुम ये काम कर पाओगे? अरे बाप रे, 50 गाय और भैंसों को संभालना आसान काम नहीं है, पर अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता और ऊपर से सेठ जी 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा, पर एक विनती है। हाँ बोलो भूषण, क्या बात है? सेठ जी, अगर आपको समस्या ना हो तो क्या मैं आपके गायों के साथ गौशाला में रह सकता हूँ? सेठ जी, मैं इस गांव में नया हूँ। मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। जग्गा सेठ थोड़ी देर तक सोचता है और भूषण को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद उससे कहता है, ठीक है भूषण, तुम गौशाला में रह सकते हो। जी धन्यवाद सेठ जी। तब से भूषण गौशाला में रहकर अपना काम करने लगता है। वह रोज जल्दी उठकर गाय और भैंसों का गोबर निकालता, उन्हें चारा डालता और समय पर पानी भी पिलाता था। हर रोज भूषण अपना काम ईमानदारी और पूरी मेहनत से करता था। जगत सेठ को भी भूषण का काम बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि वह अपना काम सफाई से करता था। एक दिन जगत सेठ भूषण को बुलाकर उससे बोलता है, भूषण, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम गाय और भैंसों का अच्छा ख्याल रख रहे हो, इसलिए दूध की गुणवत्ता भी बढ़ गई है और गायें पहले से ज्यादा दूध भी दे रही हैं। इसलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 400 रुपए कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। भूषण जगत सेठ के पास बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। धीरे धीरे भूषण के पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है, जिससे वह अपने लिए छोटा सा रहने लायक एक कुटिया बनवा लेता है। उस गौशाला में सोकर तो नाक से गोबर की गंध अभी भी नहीं जा रही। अब आखिरकार मुझे अपने